अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज आपकी टॉपिक जो मैंने चुना है किताब में दिए गए चैप्टर ओहू से लिया गया है और लिखने वाले हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग। जब हम बात करते हैं मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग की तो हमेशा याद रखें कि मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का नाम तंज़ो मिज़ा की वजह से ज़्यादा याद किया जाता है। आप हिंदुस्तान में पैदा हुए और वहीं आपने तालीम हासिल की। तालीम से फ़ारिग हो गए, हैदराबाद दक्कन चले गए और वहाँ महकमे तालीम में मुलाजिम रहे। तो इसके बाद आप तरक्की करते करते आप होम सेक्रेटरी के ओहदे तक पहुँचे। आपकी वजह शोहरत जो बना था वो मौलवी नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी और एक दिल्ली का एक यादगार मुशायरा बहुत शोहरत रखता है। लेकिन आपकी जो ज़्यादा शोहरत है वो आपकी किताब मज़ामीन फ़रत के नाम से है और मज़ामीन फ़रत में ही ये चैप्टर जो है वो है आपका जो लिया गया है किताब में चैप्टर ऊहू, ये वहीं से लिया गया है। और ये बात याद रखें कि ये चैप्टर जो है ऊहू, दरअसल ये वो रवैया है जो इस सबक में इंसानी फितरत का एक अहम पहलू जो उजागर किया गया कि इंसान की फितरत में बेफिक्री है। जब तक कोई मुसीबत उसके सर पे आके खड़ी नहीं हो जाती तब तक वो संजीदगी से उसे नहीं लेता। तो दरअसल इस सबक में ऊहू के बारे में यही बात बताई गई है कि लोग इस लफ्ज़ को कभी गुस्से में, कभी अफसोस में, कभी नाराज़गी में, कभी बेफिक्री में और लापरवाही के जज्बात के तौर पर इस्तेमाल तो करते हैं और कई मौक़ों पर इसका इस्तेमाल मुस्बत और कहीं पर इसका इस्तेमाल मनफी पहलू में होता है। लेकिन हम इसे अगर बात करें तो ज़्यादातर इस्तेमाल दरअसल कोई भी रवैया नज़रअंदाज करने की सूरत में किया जाता है, चाहे वो मनफी हो चाहे वो मुस्बत हो। और यही रवैया फिर आगे चलकर मज़ीद पेचीदा मसाइल को पैदा करता है और यही इस सबक में दरअसल मुसन्निफ़ ने उजागर किया है। अगर उन्होंने इस सबक में जो मिसालें दी हैं चंद, उसको हम देखें तो इस बात का बखूबी हमें अंदाज़ा होता है कि कहाँ उन्हें मुस्बत पहलू में उजागर किया और कहाँ मनफी। जब हम मनफी पहलू की बात करते हैं तो इस सबक में उन्होंने दरअसल बच्चों के ऊहू के रवैयों के को उजागर किया कि जो तालिब इल्म होते हैं वो अपनी ज़िंदगी में इस रवैये का ज़्यादातर इजहार करते नज़र आते हैं। वो किस तरीके से, वो इस तरह कि वो अपनी तालीम पर ज़्यादातर तवज्जो नहीं देते और जब उनके वालिदैन या बड़े उनसे कहते हैं कि भाई आप अपनी तालीम पर तवज्जो दें और उसकी तरफ लापरवाही ना बरतें, तो वो ऊहू कह के चल देते हैं कि जब वक्त आएगा तो देखा जाएगा। और होता भी यही है, जब वक्त आता है तो उनकी लापरवाही उनके सामने नाकामी की सूरत में आती है और जब ये बात उनके पेरेंट्स तक जाती है, वालिदैन तक, तो फिर जब वो अपने बच्चों से इस चीज़ के बारे में पूछते हैं तो वो बच्चे ही अपने आप को इस सूरत हाल से पेश करते हैं कि आखिर वालिदैन का दिल बेबस होकर अपने बच्चों को माफ़ कर देने पर मजबूर हो जाता है और यही रवैया फिर आगे चलकर उन बच्चों की मज़ीद तबाही का सबब बनता है, क्योंकि वो फिर इस चीज़ के आदी होते चले जाते हैं, इसी नज़रअंदाज कर देने वाले रवैये के जो जो उनके वालिदैन उनके साथ इख्तियार करते हैं और नतीजा फिर इन्हीं बच्चों की बर्बादी निकलता है जो उनके वालिदैन उनके साथ इख्तियार करते हैं। तो अगर यही रवैया जब हम आगे चल के देखें मुसन्निफ़ के ख़्याल में, तो वो रवैया हमें घर के नौकरों की के मनफी रवैये की सूरत में भी नज़र आता है कि जब वो नौकर जब कोई चीज़ उनसे ख़राब होती है, ये बर्बाद होती है, तो घर वाले या मालकन जो है इस डर से कि कहीं उनका डांटना, कहीं उनका कुछ कहना नौकरों को घर छोड़ने पर मजबूर ना कर दें, ये डर खौफ उन्हें ऊहू कहने पर मजबूर करता है और नतीजतन ये होता है मनफी तौर पर कि वही नौकर जो उनसे डर रहे होते हैं वो उनके आगे शेर हो जाते हैं और फिर वो बड़े से बड़ी चीज़ को कर जाते हैं जो मालकन के लिए, घर वालों के लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। लेकिन जब हम इसी रवैये को मुस्बत पहलू में देखें तो हमें ये रवैया मियाँ बीवी के रिश्ते में नज़र आता है। वो किस तरह, वो इस तरह कि अगर घर में कोई एक बंदा मियाँ बीवी में से अगर कोई मियाँ किसी बात पे गुस्से का इजहार करता नज़र आए और बीवी उसके नतीजे में कह के नज़रअंदाज कर दे, तो फिर यही रवैया बीवी के हक़ में अच्छा साबित होता है
اور وہ لڑائی آگے نہیں بڑھنے پاتی. اور اسی طرح جب بیوی کسی چیز میں کچھ کہتی نظر آئے، ناراضگی کا اظہار کرتی نظر آئے اور شوہر اس پہ کہہ کے چل دے، تو پھر یہی رویہ جھگڑے کو آگے بڑھنے کا سبب نہیں بنتا. تو اگر ہم مثبت پہلو میں دیکھیں تو یہی گھر کو بچانے کا رویہ سبب بن جاتا ہے. تو یہ چیز ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ یہ رویہ کہیں تو مثبت پہلو ہمیں دکھاتا نظر آتا ہے اور کہیں منفی. تو یہ دونوں صورتوں میں، چاہے وہ شکست ہو یا فتح، دونوں صورتوں میں ہمیں یہ رویہ ہمیں اچھا نظر نہیں آتا. جو ڈاکٹر فرحت اللہ بیگ کے کہنا چاہتے ہیں، اگر ہم فتح کو فتح نہ سمجھیں اور کہہ دیں تو ہم نے گویا اپنی فتح کی قدر ہی نہیں کی، اس کو اہمیت ہی نہیں دی. اور اگر ہم شکست کو شکست نہ سمجھیں، کہہ دیں، گویا ہم نے اپنی شکست کو تسلیم نہیں کیا اور اس سے کچھ نہیں سیکھا اور اپنی خامیوں کو نظر انداز کرنے کی کوشش نہیں کی یا آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کی، گویا اپنی ہی تباہی کا سامان کیا. تو دونوں صورتوں میں ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جو فتح کو فتح اور شکست کو شکست نہیں سمجھتے اور کہہ کے چل دیتے ہیں، تو وہ مصنف کے خیال میں آج نہیں تو کل دنیا کی نظروں میں ذلیل و خوار ہو کے رہتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ رویہ جو ہے کہہ کر نظر انداز کر دینے والا رویہ دونوں صورتوں میں خطرناک ثابت ہوتا ہے، اور مصنف اس رویے کو اچھا نہیں سمجھتے اور چاہتے ہیں کہ یہ رویہ جو ہے وہ لوگوں میں پیدا نہ ہو اور وہ اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کریں. تو جہاں یہ اچھا ہے، مصنف نے اس کو اچھا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، اور زیادہ تر جو منفی طور پہ سامنے آیا اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کی ہے. تو ہمیں اس چیز کو سمجھتے ہوئے، مصنف کے اس خیال کی تائید کرتے ہوئے، ہمیں اس چیز کو سمجھنا چاہیے کہ ہمیں یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے تاکہ یہ تباہی بربادی لانے کا سبب نہ بنے. تو دراصل اس چیپٹر میں مصنف نے طنز و مزاح کے ذریعے یہ پیغام دینے کی کوشش کی ہے. تو یہ تھا اس سبق کے بارے میں مرکزی خیال کہہ لیں، یہ سینٹرل آئیڈیا کہہ لیں، جو مصنف نے دینے کی کوشش کی. آپ کو بھی سمجھنا چاہیے اور انشاءاللہ تعالی اس کا کام پھر میں آپ کو دوں گی. اوکے اسٹوڈنٹ، اللہ حافظ.